डे 1 से यही बताया कि बेसिक लिखना है, थिंकर्स के पीछे नहीं भागना है और अपना सिंपल अप्रोच रखनी है। तो मेरा फिर मुझे था कि सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, ऐसे ही करना है। जो आंसर्स थे ना वो मेरे नोट्स हो गए थे कि मैं उनमें से ही रिवाइज करके, जब लास्ट टाइम मैं गई थी पेपर देने, उसके पहले मैं सिर्फ अपने आंसर्स ही देख के गई। तो इन द क्रैश कोर्स ऑल्सो यू ऑलवेज टोल्ड अस ट्राई टू राइट ऑल द बेसिक्स एकदम सिंपल लैंग्वेज में, लाइक अ फर्स्ट अटेम्प्टर। तो ये धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई ग्रेजुअली, जो कॉपीज़ पढ़ के, सर की बात सुन के। तो सर की मेंटरशिप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही उसमें। और मुझे लगता है न्यूज़पेपर रीडिंग काफ़ी हेल्प करता है। जैसे आर्टिकल्स पढ़ रहे हो कुछ तो रिकमेंडेशन खुद से भी आ जाती थी, वुमेन पे है या ये इको फ्रेंडली चीज़ों पे ऐसे है, पॉवर्टी से रिलेटेड बेटर इंडिया के काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आ रहे होते थे। तो ये सेकंड पेपर के लिए स्पेशली बहुत रेलेवेंट होता है। तो मैं कुछ लिख लेती थी जो जीएस में भी काम आता है हमको। और वो जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देते रहते हैं एकदम रियल टाइम, नए नए एग्जांपल्स, वो बहुत बहुत हेल्प करते हैं। एज एक्सप्लेन्ड बाय बेनेडिक्ट एंडरसन। देखो लास्ट में मतलब ठहराव, इनकी राइटिंग में ठहराव है, रिस्ट्रेंट है, जल्दबाजी नहीं कि मैं थिंकर का नाम लिख दूं। तो आप पॉइंट्स में देखो, पॉइंट्स की शुरुआत थिंकर से नहीं हो रही, पॉइंट्स की शुरुआत रेलेवेंस ऑफ विलेज स्टडी से हो रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सबको सीखने की जरूरत है। दिशा, फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। एंड firstly, I would like to know, as we were having interaction prior to this session, um, you told me that the major struggle when it comes to sociology is not about knowing things, it's about writing what is known to you and then delivering the same to the examiner so that he also knows that yes, you know it right, and not eating many things in the whole process of writing stuff. Because many times we think a lot, we write few things and we assume examiner will understand, and that means you focus a lot on writing very basic thing and writing it very clearly. So can you elaborate on that? Yes, sir. In my initial answer writing practice, I used to flood my answer with all the main keywords and all the jargons. So, एक सजेशन मिलता था हमेशा टीम की तरफ से कि थोड़ा ना आप बेसिक लिखो, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपकी है वो लिखो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, एंड स्पेशली आपकी तरफ से। सो इन द क्रैश कोर्स ऑल्सो यू ऑलवेज टोल्ड अस दैट try to write all the basics एकदम simple language में, like a first attempter. So I tried that, and through analyzing all the topper copies, the best copies from the test series, उससे मुझे एक अंडरस्टैंडिंग मिलती थी कि अभी जितना भी सिंपल लिख रहे हैं उतना पढ़ने में मजा आ रहा है। तो आई ऑल्सो थॉट कि एग्जामिनर को भी यही अच्छा लगेगा। वो एक फ्लारी लैंग्वेज हम जब भी लिखते हैं ना, हमें भी मज़ा नहीं आता। जब न्यूज़पेपर में भी एडिटोरियल्स वगैरह हम पढ़ते हैं, जो सबसे एकदम फ्लो में रहता है आंसर, एडिटोरियल, और कोहेरेंस रहता है उसमें। जितना सिंपल बेसिक बताया होता है उतना हमें अच्छा लग रहा होता है वो वाला आर्टिकल पढ़ने में। तो ये धीरे-धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई ग्रेजुअली, जो कॉपीज़ पढ़ के, सर की बात सुन के। तो सर की मेंटरशिप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही उसमें। आप बार-बार बोलते थे कि जो भी बेस्ट कॉपीज़ हैं आप उसके थ्रू आप जाइए, और सारी हमेशा अवेलेबल हो जाती थी टाइम से। तो मैं वेट करती थी कि जब अपलोड हो जाए मैं उसे भी देख लूँ, अपने आंसर्स को उनके साथ कंपेयर कर लूँ, या उनमें भी डिफरेंट कॉपीज़ को एनालाइज़ कर लूँ कि कैसे किसने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मे बी किसी और ने ज़्यादा अच्छा लिखा हो, या दूसरे में किसी और ने अच्छा लिखा हो। उनसे जो भी लर्निंग होती थी, वेदर बी अ डेफिनिशन और बी एन एग्जाम्पल, कि कैसे उस एग्जाम्पल को उस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करके बताया है। कई बार मेरी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती थी पढ़ के, कि मतलब हो सकता है एक और डेप्थ मिल गई मुझे उस कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो वो एग्जाम्पल्स जितना ब्यूटीफुली लिखे होते थे, बहुत हेल्प करता था वो। और नहीं भी समझ आता था तो मैं सर से पूछ लेती थी। सर पर्सनली रिप्लाई करते थे, और बहुत ही जल्दी सर का रिप्लाई आता था। तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर, एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी इन एनरिचिंग माय एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग सोशियोलॉजी एंड सीइंग थिंग्स प्रैक्टिकली। और वो जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देते रहते हैं एकदम रियल टाइम, नए नए एग्जांपल्स, वो बहुत बहुत हेल्प करते हैं। सिर्फ लिखने में नहीं, मतलब समझने में भी हेल्प करते हैं। एंड इट इज़ क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था सोशियोलॉजी में, इसलिए मैंने लिया था, एंड आपने उसमें इंटरेस्ट हमारा और बढ़ा दिया। तो थैंक यू सो मच सर थैंक फॉर यू सो दैट। मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप एक चीज बताओ, जब आप टॉपर्स की कॉपीज देखते हो, आपने बोला कि मैं ये देखती हूँ कि किसी से कुछ अच्छा डेफिनेशन मिल जाए या कुछ स्ट्रक्चर मिल जाए। आपने ये नहीं बोला कि थिंकर मिल जाए, ओके। लेकिन ज्यादातर बच्चे थिंकर्स निकाल रहे हैं टॉपर्स कॉपी से,
ओके। और वो उसी को अच्छा कॉपी मान रहे हैं जिसमें ज्यादा थिंकर है। हम्म। कभी ये चीज आपके दिमाग में नहीं आई? कभी तो आई होगी। और अगर आई तो उससे आपने कैसे डील किया इस चीज से? थिंकर ड्रिवन और थिंकर सेंट्रिक अप्रोच ऑफ लुकिंग एट टॉपर्स कॉपीज। आई वुड से मतलब मेरे दिमाग में तो नहीं आई, क्योंकि मुझे ये लगता था कि पढ़ने में आंसर कौन-सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर थिंकर है भी उसमें तो कई बार हम थिंकर डाल देते हैं, बट वो रिलेट नहीं कर पाते हम कि वो कहना क्या चाह रहे थे। क्या वो एग्ज़ैक्टली हिट कर रहा है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को कि नहीं? तो अगर वो हिट कर रहा है तो वो मैं यूज़ करूँगी उन उन थिंकर को भी, और उनकी बात को भी कैसे यूज़ करना है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स। कि हमें पढ़ते वक़्त एग्ज़ामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बस नॉलेज का शो ऑफ हो रहा है। और वो बहुत अजीब लगता है, उसमें एटीट्यूड दिख रहा होता है, तो मुझे भी पढ़ के नहीं अच्छा लगता था। मैंने कुछ पुराने देखे भी थे कॉपीज़, वो पुराने प्रैक्टिस के जो पड़े रहते हैं ना टॉपर्स के ही, उन्होंने भी प्रैक्टिस यस। किया उस टाइम पे, वो लिखा नहीं है एक्चुअल एग्ज़ाम में। हम्म। तो उसमें दिखता था कि ये आंसर उतना अच्छा लग नहीं रहा। ऐसा लग रहा है बस ना थोड़ा-सा नोट्स है। कि हाँ, नोट्स हैं और ये शो ऑफ हो रहा है नॉलेज का कि इतना कंटेंट हमको आता है। तो वो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, तो मेरा उस तरफ गया भी नहीं डायरेक्शन। और जब आपका कोर्स लिया, क्रैश कोर्स लिया टेस्ट सीरीज़ में जो आपने गाइडेंस दी, तो आपने डे 1 से यही बताया कि बेसिक लिखना है, थिंकर्स के पीछे नहीं भागना है और अपना सिंपल अप्रोच रखनी है। तो मेरा फिर मुझे था कि सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, ऐसे ही करना है, ऐसे ही एनालाइज़ करते रहना है, आंसर्स इम्प्रूव करने हैं और सर को दिखाना है, सर से कॉपी चेक करानी है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले की तरह लिखना है बेसिकली। हाँ। जो मैं खुद भी बहुत चाहता हूँ कि यार सब लोग सिंपल ही रखें हुँ, अपने आंसर को। हाँ, और बट साथ के साथ आई ऑल्सो से कि भले यू राइट लाइक अ फर्स्ट अटेम्प्ट पर्सन, बट योर क्लैरिटी शुड बी लाइक अ सिक्स अटेम्प्ट पर्सन। हुँ। मतलब उतना डेप्थ आपके इधर होनी चाहिए, राइटिंग में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, खिचड़ी नहीं दिखनी चाहिए जो इधर होती है वो इधर ना आ जाए। तो यहाँ पे आंसर इधर नोट्स। अक्सर क्या होता है यहाँ पे हुँ, नोट्स उधर भी नोट्स। हाँ। ये ज्यादातर जगह ये होता है। एनीवे, आपने जब अपना राइटिंग प्रैक्टिस शुरू किया था डे 1 से लेकर लास्ट डे ऑफ योर राइटिंग, ओके, उसके एवोल्यूशन के बारे में बता सकते हो आप? हालांकि दैट विल बी वेरी मच सिमिलर टू व्हाट यू हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट, बट क्या चीज खत्म हो गई और क्या चीज निकल के आई? तो मैंने जब स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू राइट इन अ वेरी एकेडमिक बुकिश मैनर, मतलब कि क्वेश्चन में कीवर्ड उठाया, कीवर्ड से वहां से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई थिंकर याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा उन्होंने क्या बोला था एग्जैक्टली वो लिख करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ बुकिश मैनर, जो बुक में पढ़ा है या कहीं किसी स्टैंडर्ड सोर्स में देखा था। अपना कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है कि मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो स्टार्टिंग में तो ये हैफ़-ज़ाड़ ही चल रहा था, नो मेंटर, नो गाइडेंस। तो बस ये था कि हाँ, क्वेश्चन का आंसर कर दिया, 2 पेज भर दिए, 3 पेज भर दिए और लग रहा था कि शायद मीट अप कर लिए डिमांड और ये ठीक लग रहा है। ऑल्दो दिमाग में मेरे को लग रहा है कि हाँ, समझ आ रहा है, मैंने लिख दिया है, हो गया है ठीक-ठाक। लेकिन फिर जब मैंने इवैल्यूएशन के लिए कॉपीज़ दी फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग 2023 मेंस, then when I got the feedback, various kind of feedbacks like you need to be specific with the intro, you need to define it properly, use simple language and explain your example relevant to the question. तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं, अच्छा क्यों नहीं अच्छा लग रहा। पहले तो क्वेश्चन यही आ रहा था कि ये क्यों नहीं अच्छा लग रहा आंसर। Then I used to go through all my answers and see whether I am meeting the demand firstly, and then secondly कि ये पढ़ने में कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कि मतलब अगर कोई स्ट्रेंजर मेरा आंसर देखे तो कैसा लगेगा। तो सबसे पहले ये समझ में आया कि जो भी कोई हमसे बात भी कर रहा होता है, वो क्वेश्चन जब पूछ रहे होते हैं कुछ भी, हमें कुछ भी पता हो, लेकिन जब तक हम उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं राइट। और उसी मैनर में नहीं कर रहे हैं जिस टोन में वो क्वेश्चन पूछा गया है, तब तक मज़ा नहीं आता। तो वो चीज़ समझ में आई मुझे और वो लास्ट तक जाते-जाते आई होप कि मैंने वो मीट करी है और धीरे-धीरे इम्प्रूव भी हुए थे आंसर, स्पेशली विद ऑल द फीडबैक एंड सर्स गाइडेंस। और धीरे लास्ट तक जाते-जाते मतलब मेरे जो आंसर्स थे ना, वो मेरे नोट्स हो गए थे कि मैं उनमें से ही रिवाइज़ करके, जब लास्ट टाइम मैं गई थी पेपर देने, उसके पहले मैं सिर्फ़ अपने आंसर्स ही देख के गई थी और उसमें साइड में कुछ-कुछ मैंने एडिशनल पॉइंट्स लिखे थे, बस वो देख कर ही मैं गई थी और कुछ नहीं देखा था मैंने। अच्छा दिशा, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं पहले। सोर्सेज आपके क्या क्या रहे जो एकदम बेसिक, जिससे आपने बिल्डिंग ब्लॉक बनाया अपना, जो भी आपने रेफर किया वो मुझे बताओ, मतलब सबको बताओ, एकदम बेसिक्स।
सबसे पहले मैंने किसी टॉपर से ही सुना था कि वो बुक बहुत अच्छी है, एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान सर। तो वो परचेज़ करी थी और उसके साथ में जॉर्ज रिट्ज़र की एक बुक है, ऑल्दो वो पढ़ी नहीं है मैंने। थोड़े से 1-2 चैप्टर ही पढ़े थे उसमें, पूरी बुक मैंने नहीं पढ़ी है। ठीक है। और उसके अलावा कुछ वीडियोज़ मुझे मिल गए थे यूट्यूब पे, स्लीपी क्लासेस के हैं, शेखर सर के। वो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग वहीं से डेवलप हुई थी। तो जब मेरे प्रीलिम्स नहीं हो रहे थे मल्टीपल टाइम्स, उस टाइम पे तो इतना ही था। देन जब मैंने क्रैश कोर्स लिया सर का, तो वहाँ पे फिर जो सर के लेक्चर्स होते थे, उसके नोट्स बनाए थे। वहाँ से फिर वो रिविज़न होता था, ऐड ऑन कर लिया था उससे पहले जो नोट्स थे। स्पेसिफिक मैंने अलग से कोई नोट्स नहीं बनाए थे, मेरी बुक जो थी एसेंशियल सोशियोलॉजी वाली, उससे मैंने बहुत टाइम पढ़ा है। मतलब मल्टीपल टाइम्स वहाँ से रीड किया है, उसमें मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं, तो वो पूरी एकदम भरी हुई है, अच्छी वाली। उसी को रिफाइन किया है। तो कंटेंट तो मेरा वही था, बेसिक नोट्स भी वहीं पे हैं। थोड़े एडिशनल नोट्स बनाए थे, थोड़े जो स्पेसिफिकली यूज़ कर पाएँ मेंस के पहले रिविज़न के लिए। तो 23 में मैंने वो यूज़ किए थे ज़्यादा। और नोट्स के साथ में ये भी था कि टेस्ट के जो एनालिसिस था, तो हर एक टेस्ट में जो क्वेश्चन है उसका आंसर का एनालिसिस, उसमें क्या मैंने सोचा था, क्या सर ने एडिशनल बताया था कि कैसे यूज़ कर सकते हैं वो। तो वो कुछ मतलब A4 शीट्स का बंडल, छोटा सा ही, ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम, मेरी नोट्स बनाने की आदत भी नहीं है ज़्यादा। तो वो थोड़ा-सा वो प्रिपेयर्ड था। वो सेम इस बार जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी 24 में, बिफोर द एक्चुअल मेंस, उस टाइम पे मैंने वो नोट्स, बुक यूज़ करी है, बस इतना ही यूज़ किया है और कुछ नहीं यूज़ किया है। और कोई वीडियो इस बार तो मतलब वो तो इनिशियली देखी थी, तो अभी तो कोई वीडियो नहीं देखी थी। सर की जो क्रैश कोर्स में वीडियोज़ थी वो देखती थी। मोस्टली रिकॉर्डेड ही देखती थी क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था थोड़ा, तो मैं बाद में ही देखती थी। और फिर लास्ट मोमेंट पे जब था तो मेरे सिर्फ आंसर्स। ओके, सो गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहता हूँ that this was last attempt of Disha. This was sixth attempt, right? And she had written one mains before that, right? यस। And many students would want to know, Disha, ki by chance, God forbid, if you had not cleared it this time around, what would have been your plan B? सोचा था कभी आपने इसके बारे में? नहीं, ज़्यादा नहीं सोचा था, ऑल्दो कुछ डिस्कस किया था पेरेंट्स के साथ में, और 1-2 क्लोज़ फ्रेंड हैं। तो एक ने तो मुझे ऑफ़र किया था जॉब के लिए ही, मेरा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड है। ओके, तो इनिशियली मेरे पास जॉब ऑफ़र थे जो मैंने नहीं लिए थे। ठीक है। तो मेरे फ्रेंड का था कि उन्होंने ऑफ़र किया था कि अगर इन केस नहीं आता पॉज़िटिव रिज़ल्ट, सो ही वुड बी हेल्पिंग मी टू गेट इनटू दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड। और पेरेंट्स के साथ में भी ये था कि उन्होंने कहा कि जो आपको अच्छा लगे आप, क्योंकि एक मेरे मतलब फादर के फ्रेंड हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा बिज़नेस माइंड भी है, तो वो मुझे ऑफ़र कर रहे थे कि 1-2 हमारे आइडियाज़ हमने शेयर किए थे कि उस पे काम कर सकते हैं। वेरी तो एक नाइस। बिज़नेस वाला आइडिया था दिमाग में, ऑल्दो थैंकफुली अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है उसकी। बट ये हमने डिस्कस किया था ऐसे कि ताकि कोई मेंटल ब्लॉक ना रहे, कोई टेंशन ना रहे कि फिर क्या करेंगे अगर नहीं होता है तो। तो ये दैट इज वेरी हुँ। नाइस थिंग दैट इनके दिमाग में मेंटल ब्लॉक ऐसा नहीं रखा था। इनके दिमाग में था कि एक बार मैं अपना बेस्ट एफर्ट डाल दूं पहले, उसके बाद सोचूं। बिकॉज आई थिंक आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनी स्टूडेंट इन माय लाइफ जिनका नहीं हुआ और वो कुछ नहीं कर रहे हो। ऑल ऑफ देम आर सेटल्ड in those places which they never imagined in the first place, but they are now liking or loving it like anything. So that means you don't need to necessarily think over plan B every day, every second day. Okay, क्योंकि स्ट्रेस कई लोगों को ये बहुत ज्यादा होता है कि नहीं हुआ, अगर इस बार प्रीलिम्स जैसे अभी आने वाला है ना, ये भी सो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, राइट? तो आपको एक बारी, मुझे ऐसा लगता है कि डिस्कस कर लेना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ। एक क्लियर माइंडसेट रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, कि ताकि आप एक चीज़ जहाँ कर रहे हैं, वहाँ पूरा फ़ोकस करें। क्योंकि यहाँ पे ही बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, टेस्ट यस। लिखना है, एनालाइज़ करना है, और फिर अंडरस्टैंडिंग अपनी बेटर करनी है, आंसर्स भी लिखने हैं, मेंस के लिए भी रेडी करना है। तो ऑलरेडी माइंड बहुत ऑक्यूपाइड है। अब ये मेंटल स्ट्रेस और नहीं बढ़ाना हमको। तो एक क्लियर कम्युनिकेशन रखना, और फिर ये सोचना कि नहीं, अभी मेरे पास इतना टाइम है और इतने टाइम में मुझे इस पे ही फ़ोकस करना है और कुछ नहीं करना। दिशा, कभी प्रीलिम्स को लेके मेंटल स्ट्रेस हुआ? हाँ, मतलब मेंटल स्ट्रेस, थोड़ा-सा स्ट्रेस तो मैं कहूँगी, क्योंकि हो नहीं रहा था बार-बार। बट ये भी था दिमाग में, क्योंकि रिविज़न मेरा नहीं हो पा रहा था, घर पे कुछ ना कुछ मतलब इश्यूज़ रह रहे थे, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था मेनली। तो ये तो मुझे पता था कि एक बार मुझे टाइम मिल जाए, तो मैं कर लूँगी। तो ये वाला डाउट तो नहीं था।
थोड़ा खुद की वजह से भी और थोड़ा मेरे फादर की वजह से भी उनको था कि नहीं आपको सही से टाइम नहीं मिल पा रहा है। उनको भी लगता था कि अभी ना अपना बेस्ट दिया नहीं है। तो मुझे ये रहता था कि बस वो प्रीलिम्स से पहले कि ना 2-3 महीने संभाल ले, कभी ऐसा हो जाए कि वो 2-3 महीने कोई भी दिक्कत ना आए तो हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। 23 में भी जब पेपर था उसके 2-3 महीने थोड़े बेटर थे कंपेयर टू लास्ट 3-4 इयर्स। तो वो फिर दिखा भी कि 23 में भी मतलब डाउट तो था कि पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं, सीसैट इतना मतलब हेवी आया था, सबको डाउट था, बट फिर हो गया वो। वेरी नाइस। तो कभी कोई सोल्यूशन सोचा है कि जब स्ट्रेस आता है पढ़ाई के टाइम, तो उस टाइम क्या करते हो? इमीडिएटली उस टाइम पे क्या दिमाग में चलता है, क्या करना है? किसी से बात करते हो या फिर घूमने जाते हो, मूवी देखते हो, क्या करते हो उस टाइम पे? सबसे पहले तो मैं मतलब ये देखती हूँ कि क्यों आ रहा है स्ट्रेस? स्ट्रेस का रीज़न क्या है? हम्म। कई बार स्ट्रेस का रीज़न मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि पढ़ाई को लेकर के ये है कि कुछ बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं और कंप्लीट नहीं हो रही हैं, अब इसका कैसे मैनेज करना है? या कई बार होता था कि फैमिली वाला स्ट्रेस है, मेबी वो समझ नहीं आता कभी-कभी। कुछ देर में लग रहा होता है अच्छा ऐसा कुछ हो गया था, मेबी दिमाग वहाँ ऑक्यूपाइड है, तो वहाँ से पहले रिलीज़ करना है। ओके। तो या तो मैं सोर्स ऑफ स्ट्रेस समझना है हाँ, पहले। सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या है? क्यों क्यों हो रहा है ये? हम्म। क्योंकि ऐसे ही हमें बैठे-बैठे अचानक से एंग्ज़ायटी नहीं होने लगती है, कुछ तो होता है। तो आई यूज्ड टू इंट्रोस्पेक्ट कि क्या है ओरिजिन क्या है उसकी? उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मम्मी-पापा से बात करके मे बी ठीक हो जाता है, या मैं थोड़ा-सा काम कर लूँगी। कई बार तो मेरा मतलब स्ट्रेस रिलीज़ ऐसे हो रहा है कि मैं जा कर के सिंक में बर्तन साफ कर रही हूँ और या फिर गाने सुन रही हूँ, या खुद गाना गा रही हूँ कोई, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। या कुछ मैंने कोई ऐसे ही रैंडम वीडियो देख ली, लाइक डॉक्यूमेंट्री। मुझे सस्टेनेबल लिविंग और इको फ्रेंडली हाउसिंग कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट है, तो मैं वो देख लेती थी। तो वो देख के मुझे लगता था अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया कुछ हो रहा है समाज में, आई थिंक बिजनेस प्लान भी उसी लाइन में सोचा होगा शायद आपने, थोड़ा-थोड़ा। है ना? तो वहाँ पे ये सब करने के बाद ना फिर लगता है कि लाइफ इससे थोड़ी बड़ी है, इतना स्ट्रेस क्यों लेना है? फिर होता था कि ठीक है, अब आ जाओ वापस, अब अपना टारगेट पूरा करते हैं। ये करना है, फिर वो दिमाग लग जाता था, तो ज़्यादा देर का स्ट्रेस नहीं रहता था। ओके। और इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था इस बार का आपका? इंटरव्यू एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा था। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छे से कन्वर्सेशन करी है, मतलब ऐसा नहीं था कि इंटिमिडेट कर रहे हैं। दे वर वांटिंग मी टू शो देम अ मतलब पर्सनैलिटी साइड। तो वो पर्सनैलिटी पे ही फोकस होता है, उसमें लिखा भी होता है। तो वो कन्वर्सेशन ही चल रही थी। बस मुझे थोड़ा-सा ये था कि मेरे से डैब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे। तो अच्छा। हाँ, और एक साइड में थोड़ा कॉन्सन्ट्रेटेड ज़्यादा लग रहा था मुझे कि क्योंकि मेरा परमानेंट होम एड्रेस गाँव का है, तो थोड़ा गाँव से रिलेटेड ज़्यादा बात हो रही थी। ओके। पीआरआईज़ के ऊपर, पंचायत प्रधानपति कॉन्सेप्ट, विमेन का गाँव में क्या रोल है, अच्छा। और मतलब विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में और क्या बेटर, तो विलेज का थोड़ा ज़्यादा था, और मेरे डैब से ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक नहीं था, लाइक टेक्निकल कोई क्वेश्चन नहीं था। और ये जो भी मेरी हॉबीज़ वगैरह थे वहाँ से कुछ नहीं था, और भी सोशियोलॉजी से कुछ था? ऑप्शंस। सोशियोलॉजी से आई वुड से वुमेन पार्ट वाला था कि उनने पूछा था कि वुमेन एम्पावरमेंट वर्सेस वुमेन लेड डेवलपमेंट, या ओके। वुमेन लेड एम्पावरमेंट जो हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बोला है, तो उसमें आप क्या समझते हो? पहले तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस एंड हाउ विल यू मेक इट हैपन, कैसे करोगे? तो ये मुझे मतलब सोशियोलॉजी प्लस थोड़ा बैकग्राउंड दोनों से लगा, और ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, निकल के भी बहुत अच्छा लगा। बस बाकी वो तो रहता ही ना, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की, अच्छा थोड़ा और अच्छा बोल देते, ये वाला पॉइंट तो बोला नहीं। वो हमेशा ही रहता है। हाँ, ओके। ठीक है दिशा, तो आज हम पहले क्या करते हैं, अ, आपकी जो कॉपी है उसको ना गो थ्रू करते हैं समझने के लिए रफली कि आपका राइटिंग स्टाइल कैसा रहा है। ओके। एंड देन उसके बाद विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट एंड फ्यू ऑफलाइन स्टूडेंट एज वेल। ओके। सो यू कैन टेक योर सीट, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन आपका लिखने का स्टाइल। ओके सो गाइस, सो दिस इज आई गेस टेस्ट नंबर 8, दैट वाज द फाइनल टेस्ट, यानी कि पेपर 2 का फुल लेंथ टेस्ट था ये वाला, टेस्ट नंबर 8। इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जैसे कि इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन था, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, दिस वाज द क्वेश्चन। तो आई थिंक दैट्स वेरी नाइस थिंग कि मैं आंसर पढ़ के क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लगना भी चाहिए, जब भी कोई एग्जामिनर पढ़े आपका आंसर, उसको लगना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन क्या रहा होगा। अक्सर नोट्स लिखे होते हैं, समझ नहीं आता क्या क्वेश्चन था। एनीवे, क्वेश्चन था व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी और इंडियन सोसाइटी। ओके। तो इन्होंने फर्स्ट बहुत सिंपली इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को डिफाइन किया है और कुछ भी नहीं, सीधा डेफिनेशन। तो आई ऑलवेज से
start directly with the definition aspect of it. Don't think a lot. क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ना बाकी चीजें सोचोगे कि अच्छी इंट्रोडक्शन या फ्लावरी राइटिंग कैसे लाऊं, आपका टाइम वहां चले जाएगा। और बेटर रहेगा कि अगर आप डायरेक्ट करो डेफिनेशन से, तो वो टेंशन आपको नहीं रहेगी। तो ये जो कीवर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन सेंट्रिक। ओके, इमीडिएटली आफ्टर डिफाइनिंग what she did is directly jump to the demand. So that is definition, that is demand. तो दो डी हो गए हैं हमारे ना, डेफिनेशन उसके बाद डिमांड। अच्छा, क्या होता है कभी कभी इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट भी होता है। ओके, दैट इज मोर रेलेवेंट टू 20 मार्कर क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर 10 मार्कर क्वेश्चन बड़े प्रिसाइज होते हैं, ऑब्जेक्टिवली पूछे होते हैं। 20 मार्कर में थोड़ा एनालिसिस का स्कोप होता है। So connecting statement between the two will make a lot of sense in 20 marker question and sometimes in 10 marker as well if the nature of question is analytical. Okay. Anyway, इन्होंने significance को लिखा और significance में इन्होंने क्या किया है वो समझ लेते हैं। लैंग्वेज भी समझेंगे, इनका स्टाइल कैसा लिखने का, सिंपल इंग्लिश है या फिर कॉम्प्लेक्स है, जो भी हम समझे। और कितने थिंकर यूज करते हैं, 5 या 6, जैसा लोग सोचते हैं ना कि हमने इतने थिंकर डालने, वो सब चीजों को भी नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी में हेल्पफुल है इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। कैसे? बाय कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स लाइक मैक्स म्यूलर थ्रू दिस अप्रोच। फाइन, ठीक है। यानी कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है उन्होंने इस अप्रोच की बदौलत इंडियन समाज को समझा था, इंडियन समाज का कल्चर समझा था बेसिकली। उन्होंने इस पॉइंट को यहां पे लिखा है। दूसरा, एथनिक व्यू गेट्स हाईलाइटेड बाय डेल्विंग ऑन यूनिकनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी कैसे यूनिक है बाकियों से, वो भी हमें कैसे समझ आता है? कल्चर को पढ़ के, वहां के टेक्स्ट को पढ़ के, जिसमें इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बड़ा हेल्पफुल होता है। फाइन, क्योंकि आपको मालूम है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव कल्चर को स्टडी करेगा नहीं, वो तो बस इकोनॉमी सुपरस्ट्रक्चर देखेगा। तो जीएस घुरिये ने जैसे इंडोलॉजिकल स्टडीज करी है। ओके, फाइन। बाय यूजिंग इंडियन लिटरेचर टू अंडरस्टैंड ऑरिजिन, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ सोसाइटी। ओके, तो देखो, नाउ दैट ही इज सिलेक्टेड ऑलरेडी, तो वी कैन डू क्रिटिकल एनालिसिस एज वेल, है ना। तो आपको कुछ कुछ जगह लगेगा कि पॉइंट थोड़ा थोड़ा सेम ही हो गया, ऑलमोस्ट 1, 2 और 3 में 2 और 3 ऑलमोस्ट सेम हो गया, जो क्लब हो सकता था। बट एनीवे, अच्छी चीज ये है कि अभी तक हमें कोई थिंकर से स्टार्ट होने वाला पॉइंट, जैसे हम सोचते हैं कि ये 6 थिंकर, वैसा नहीं मिल रहा है। थिंकर नीचे है कहीं या फिर है नहीं। ओके, सपोर्टिंग, they are playing supporting role, they are not the lead. Okay, use of Indian literature, fine, like epics of Ramayana, Sanskrit, Vedic text, GS Ghurye's caste and race in India, fine, again supporting role है GS Ghurye का यहाँ पे। Synthesis of Western and Indian thought by scholars like Ghurye in his diffusionist Aryan theory about Indo-Aryans, fine. National pride, in-depth study, okay, कहने का मतलब क्या है? कोई थिंकर नहीं, कोई थिंकर। मुद्दे की बात यह है, अगर आप जीएस घुरिये को थिंकर बोल रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि वो सिलेबस है। मतलब आई विल नॉट कॉल हिम द थिंकर, वो तो मस्ट है, इंडोलॉजी आए तो वो तो आना ही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा जो हम सोच रहे होते हैं 5-6, वो तो यहाँ हमें नहीं दिख रहा। यानी इन्होंने बेसिक लिखा है और वही लिखा जो पूछा गया। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देन विल गो थ्रू 20 मार्कर क्वेश्चन, और कंक्लूजन भी देख लेते हैं। व्हाट शुड वी राइट इन कंक्लूजन? आप एक चीज नोटिस करो, आफ्टर राइटिंग द डिमांड in terms of 6 points, then she writes a word however. Okay, and afterwards she says Indological approach lacks field review, which was supplemented later by ethnographical studies of M. N. Srinivas and others. इसका मतलब इन्होंने क्या किया इस पैराग्राफ में? ये पैराग्राफ हमें शो करता है लिमिटेशन, which is the opposite of significance. सिग्निफिकेंस डिमांड था, लिमिटेशन डिमांड नहीं है। लिमिटेशन एक पैराग्राफ में आ गए, हाउएवर करके लिखा गया है, सिर्फ एक दूसरा पहलू दिखाने के लिए। और ये नहीं कि इसको हम
आधा पेज इसके ऊपर लिख दें, बिकॉज देर इज अ टेंडेंसी अमंग पीपल दैट वो क्रिटिक सोचकर लिमिटेशन को 6 थिंकर ढूंढेंगे इंडोलॉजी के, विच इज वेरी रॉन्ग अप्रोच। सिंपली हाउएवर लिखकर एक चीज कम है, एथनोग्राफिक व्यू कम होता है, टेक्सुअल स्टडी, और वो चीज एम एन श्रीनिवास ने लिखकर और दिखाई है, बस इतना ही, सिंपल आंसर एकदम। और लास्ट में कंक्लूड कैसे किया इन्होंने, द इंडोलॉजिकल अप्रोच वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टेब्लिशिंग सोशियोलॉजी, यानी कि लिमिटेशन दिखाने के बाद वापस से थोड़ी तारीफ कर दी इंडोलॉजी की, हाँ, कि हाँ कमी है लेकिन उसके बावजूद भी उसमें ये अच्छाइयां हैं। तो ये जो राइटिंग में आपको फ्लो दिख रहा है उनका, ये फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए आर देसाई इन हिज वर्क, लेट अस सी क्वेश्चन क्या होगा। In his work, Social Background of Nationalism has described nationalism as an unintended consequence of colonial mode of production through dialectical. Okay, the question was most probably describe how nationalism is unintended consequence of colonialism according to A.R. Desai. Okay, इन्होंने उसी चीज को एज एन इंट्रो यूज कर लिया है, उसी स्टेटमेंट को, कि हाँ नेशनलिज्म एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है। कॉलोनियलिज्म कभी इसलिए स्टैब्लिश नहीं हुआ था ताकि लोग इंडियन बन जाए, एक साथ हो जाए, वो अपने मटेरियल इंटरेस्ट के लिए आया था, बट यहाँ लोग एक साथ हो गए। तो और इस चीज को देसाई ने एक्सप्लेन किया है। अब वो समझते हैं कैसे। colonial mode of production involved the rapid growth of British capitalist activities like commercialization of agriculture, exploitation of Indians, etc. On the other hand, colonials brought railway, press to Indian land, which connected various regions. Nationalism develop होने जा रहा है. Although it was to help colonials get maximum profit, it also benefited Indians. Indians were united across space. वो थीम मेंटेन्ड है, यूनाइटेड और ब्रॉट टुगेदर, वो थीम मेंटेन चल रही है अभी तक। इंडियंस वर यूनाइटेड अक्रॉस स्पेस, कास्ट, रिलीजन ड्यू टू द widespread discontent among various sections. Their unification was not intended by the colonials. यानी क्वेश्चन की डिमांड को पकड़ के लिखे जा रही हैं ये। ओके, while expanding, I think expanding लिखा है, and sir. coordinating their trade in India. Consolidating. हाँ. Oh, sorry. Consolidating the imagined community developed by this common experience of oppression. Imagined community मतलब एक nationalism as a consciousness को imagine किया जा रहा है, ओके, कि हम एक देश हैं, ये imagined community एक कॉन्सेप्ट है ना, एक थिंकर का दिया हुआ है बेनेडिक्ट एंडरसन का। बट देखो इनकी अच्छी चीज, इन्होंने ऐसा नहीं कि उसको लिखना जरूरी समझा यहां पर इमीडिएटली, बाद में शायद उन्होंने लिखा हो, ऐसा नहीं कि बेनेडिक्ट एंडरसन वन डे सेड इमेजिन कम्युनिटी, फिर वो क्या डिटूर हो जाता है, बाद में इन्होंने कहीं फ्लो में लिखा होगा आई गेस, बाय दिस कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन ऑन दी हैंड्स ऑफ colonials led to rise of nationalism as explained by Benedict Anderson. देखो लास्ट में है, मतलब ठहराव, इनकी राइटिंग में ठहराव है, रिस्ट्रेंट है, जल्दबाजी नहीं कि मैं थिंकर का नाम लिख दूं, ठीक है, कहीं मिस ना कर दूं मैं मार्क्स को। मार्क्स आपके अपना पाएंगे अगर फ्लो आप रखोगे चीजों का, और ऑर्गेनिक लगता है इससे आंसर। नेशनलिज्म ऑफ इंडियंस फ्लरिश्ड वाया यूसेज ऑफ प्रेस इन वर्नाकुलर ट्रेन्स। कहने का मतलब ये है, नेशनलिज्म को पकड़ के इन्होंने आंसर लिखा है, देसाई देखते ही नोट्स नहीं लिख दिए। अच्छा, अब यही क्वेश्चन को जब हम कईयों की कॉपीज में देखेंगे, मैनी पीपल यू वुड सी आर राइटिंग 5 phases ऑफ नेशनलिज्म। ओके, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज। ओके, अब वो 5 phases में ना नेशनलिज्म कैसे डेवलप हो रहा है अनइंटेंशनली बाय कॉलोनियलिज्म, वो बाहर नहीं आता, बट यहाँ पे उन्होंने मटेरियल आइडियाज जो हैं, ब्रिटिश की कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड, उसकी वजह से कैसे प्रेस व्रेस में ये सब डेवलप होता जा रहा है, उसको लिखा है, हिस्ट्री को यूज किया है, जो कि देसाई ने भी किया था। ओके, एंड लास्ट में इन्होंने कंक्लूड कैसे किया, इन दिस वे नेशनलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया वाज डेवलप्ड एज अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉलोनियल मोड ऑफ, खत्म। यानी कि कुछ और एक्स्ट्रा जो पूछा था बस वही, उसी को इन दिस वे। अब कोई क्रिटिक आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, ओके, कोई देसाई के अलावा आपको और कोई नाम नहीं दिखा है, सिंप्लिसिटी। ओके,
फाइन, तो हमने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं 10 मार्कर में, और ऐसा नहीं है कि वो पैराग्राफ में लिखती हैं, पॉइंट्स में भी लिखती हैं, ये पॉइंट्स हमें यहाँ दिख भी रहे हैं। ओके, रेलेवेंस ऑफ विलेज स्टडीज एक क्वेश्चन था, उसके इन्होंने पॉइंट्स लिख दिए, और पॉइंट्स लिखते टाइम सिर्फ रेलेवेंस ऑफ विलेज स्टडीज को लिखा है, ना कि ये थिंकर इस विलेज में स्टडी किया, ये थिंकर उस विलेज में स्टडी किया, ये थिंकर उस विलेज में स्टडी किया। इन्होंने रेलेवेंस, उस थिंकर ने जिस भी विलेज को स्टडी किया हो, आखिर विलेज स्टडी का रेलेवेंस क्या होता है। इट्स नॉट अबाउट किस थिंकर ने कहाँ पे स्टडी करी, है ना। तो वो उस सवाल का जवाब देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बजाय की नोट्स लिखना। रेलेवेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ कास्ट सिस्टम, कि कास्ट सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है, ये समझने विलेज स्टडी मददगार है। इफ यू आस्क एनी अर्बनाइट हु हैज स्टडीड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी and is born to upper middle class family, he will say caste system does not exist. Okay, but if you conduct village study, you may come to know that caste system does exist even till date, but in what form we will have to investigate. उस गांव में कास्ट सिस्टम कैसे दिखता है, तो विलेज स्टडी का हमें रेलेवेंस यहाँ दिखता है। अमिन श्रीनिवास ने भी अपने स्टडी में कोर्स के कास्ट सिस्टम को हाईलाइट किया है। सोशल मोबिलिटी इज सीमिंगली क्लोज्ड कास्ट सिस्टम, लगता है हमें कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी नहीं होती, बट विलेज स्टडीज ने हमें बताया कि मोबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है कास्ट सिस्टम में, ये भी एक रेलेवेंस है। थर्ड, डिफरेंट हायरार्की एग्जिस्ट कर सकती है कास्ट सिस्टम में, सिर्फ एक हायरार्की नहीं होती कि ब्राह्मण से शुरू होकर शूद्र पे खत्म। हायरार्की बहुत टाइप की हो सकती है। पंजाब में लाइक जट सिक्स को सुपीरियर माना जाता है और ब्राह्मण्स को उनके नीचे रखा जाता है। ये विलेज स्टडीज में मल्टीपल हायरार्कीज दिखती हैं, ये रेलेवेंस है। तो आप पॉइंट्स में देखो, पॉइंट्स की शुरुआत थिंकर से नहीं हो रही, पॉइंट्स की शुरुआत रेलेवेंस ऑफ विलेज स्टडी से हो रही है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सबको सीखने की जरूरत है। ओके, और लास्ट में क्या किया, देयरफॉर विलेज स्टडीज आर रेलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। कोई बड़ी भारी कुछ बात नहीं है, सिंपल सी बात इन्होंने लिखी है। कंक्लूड इसी को कहते हैं, कंक्लूड करना। लास्ट में इन्होंने कोई क्रिटिक थिंकर एक्स्ट्रा विलेज स्टडी को क्रिटिक करने वाला नहीं डाला। ओके, कोई प्रेशर नहीं लिया उस चीज का। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 मार्कर का, देन अगेन आई विल कॉल यू दिशा। 20 मार्कर क्वेश्चन में मीनवाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन गाइस यू कैन आस्क। दिशा जरूर आंसर करेगी उन क्वेश्चंस को भी। आई थिंक कहाँ से आएगा 5। अच्छा, आपने पहले सारे 10 मार्कर पहले कर लिए। अच्छा, हाँ ये भी पूछूंगा मैं। कुछ लोग की स्ट्रेटेजी होती है दैट they would solve all the 10 marker questions first, then they will jump to 20 marker. अच्छा, बीच बीच में काफी ये भी दिख रहा है, यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड राइटिंग काफी लेजिबल है। ओके, so this was the question. Tribal communities in India are diverse group with distinct social, cultural, geographical, and economic characteristics. They are referred as Adivasis due to their heterogeneous composition. Scholars find it difficult to define. Okay, तो आई गेस क्वेश्चन होगा व्हाट आर द डेफिनेशनल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू ट्राइब्स। ओके, मतलब आंसर पढ़ के क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं तो यानी कि सही जा रहा होगा, ये आंसर ही होगा। ओके, डेफिनेशनल इश्यूज एसोसिएटेड विद ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडियन सोसाइटी। अच्छा, अब डेफिनेशनल इश्यूज को उन्होंने हाईलाइट किए, क्या क्या इश्यूज हैं। हिस्टोरिकल एंड कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट। फर्स्टली, कंफ्यूजन इज देयर बिटवीन कास्ट एंड ट्राइब। सेकेंडली, few tribes were designated as criminal tribe due to selfish motives of colonials. तो कुछ ट्राइब्स और कास्ट में कंफ्यूजन होती है, जैसे आज भी ना आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी आपको देखने को मिलेगा कुकी मैती, कुछ लोग के लिए वो कास्ट है, कुछ लोग के लिए वो ट्राइब है। ओके, मीना कुछ लोग के लिए कास्ट है और एक ट्राइब है। तो एक तो किस क्या देखकर हम ट्राइब बोले, क्या देख के हम कास्ट बोले, एक तो पहला इशू ये। दूसरा, कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब बोला जाता था, तो कुछ ट्रेड्स होते थे जिसकी वजह से ट्राइब्स वर somehow maligned as people who are creating troubles in the society by resorting to illegitimate activities. And G.S. Ghurye has classified tribes as Hinduized, partially Hinduized, and hill tribes. Okay. Now, this is not so much connected to the direct demand, although
इन्होंने शायद कनेक्टिंग में यहाँ पे कहीं शायद यूज किया हो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें दिख रहा है हिस्टोरिकल और कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट। सेकंड हमें दिख रहा है सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी, ये भी एक इशू है ट्राइब्स को डिफाइन करने के लिए। Tribes have their unique cultural practices, rituals, and beliefs, thereby having different social setup as reflected in Clifford Geertz studies. So there is no one belief system of tribe. जैसे हम बोलते हैं ना, ट्राइबल्स में नेचर वर्शिप होता है, एक तो ऐसे हमने क्लासिफाई कर दिया। ज्यादातर नेचर को वर्शिप करते हैं, एनिमिस्ट होते हैं, स्पिरिट वर्शिपर भी होते हैं, बट क्या पता आपको कुछ ट्राइब्स ऐसी मिल जाए जिसके अंदर ये दोनों का कॉम्प्लेक्स है, नेचर और स्पिरिट का। हो सकता है आपको कुछ ट्राइब मिले जिसके अंदर आइडल वर्शिप का कॉन्सेप्ट है, मतलब यू कैन फाइंड एनी ट्राइब हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ बिलीफ। तो फिर एक सिस्टम में, एक बिलीफ सिस्टम में डालना उनको मुश्किल हो जाता है, ये भी एक इशू है। हिट्रोजीनियस कम्युनिटी, बेसिकली जो क्वेश्चन था ना उसके रिलेटेड पॉइंट्स है। So I don't see thinker, 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 and I'm sure you are also not able to see that thinker, thinker, thinker thing. Okay, fine. And but ऐसा नहीं है कि ये सब पॉइंट्स एब्रप्टली आए, ये सब पढ़ थिंकर्स को पढ़ के ही आया होगा ये सब, बट वो नोट्स रहा होगा, जब पढ़ा होगा आंसर लिखते टाइम उल्टा करना होता है फिर कि वो पॉइंट्स को आप सामने रख दो। एनीवे, तो अगेन I don't see much of difference between the way she writes 10 marker and 20 marker. She has always kept demand at forefront. Legibility is always there in both the cases, and she is not writing very long paragraphs. She is maintaining point system even in 20 marker question. Okay, which leaves enough scope for examiner to read answer properly with wide spacing in between the points also. 2 और 3 के बीच में आपको wide spacing दिख रही है। बहुत फर्क पड़ता है छोटी छोटी चीजों से। okay? और बीच में फ्लो चार्ट या डायग्राम जो भी आप इसको बोल लो, अगेन इट ये अलग दिखता है वाइल रीडिंग द टेक्स्ट, इसकी नजर अलग ही पड़ती है। तो और दिखता भी है कि सामने वाले को शायद काफी क्लैरिटी, तभी ही इज एबल टू मेक द चार्ट। एनीवे, so I guess, I hope you got the whole idea of writing answer. And here also see in 20 marker question, he did not flood her answer with critique, one page पूरा dedicated critique के लिए, ऐसा नहीं किया ना। और ये कॉपी कब की है? 8वें टेस्ट की, विच इज द लास्ट टेस्ट। ओके, यानी कि ये काफी हद तक रिफ्लेक्ट हुआ होगा वहां पे, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन दिस लास्ट टेस्ट हेयर एंड द फाइनल एग्जाम वाज आई थिंक 20 डेज, इतना ही कुछ रहा होगा, 10-20 डेज का बीच, 10 to 15 days मैंने 15 बहुत डेज, लास्ट में लिखा था। हाँ बहुत लास्ट में लिखा था 10 to 15 डेज का गैप रहा होगा। सो दैट मीन्स यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड that what needs to be ignored completely. Okay, so दिशा, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आ जाओ। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं, रोल ऑफ करंट अफेयर्स इन सोशियोलॉजी। आपका क्या ओपिनियन है इसको? और मुझे लगता है न्यूज़पेपर रीडिंग काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आप नहीं दे पा रहे हैं ज़्यादा टाइम डेडिकेटेडली, फिर भी आपको कुछ मतलब गो थ्रू करना चाहिए न्यूज़पेपर, और कुछ एडिटोरियल्स पढ़ने चाहिए स्पेसिफिकली अगर वो हमारे सिलेबस के किसी भी टॉपिक से रिलेट करते हैं। तो अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी अगर किसी ग्रुप में है या सर ने अगर कुछ शेयर किया है, तो ज़रूर मैं तो ज़रूर पढ़ती थी कि वो आर्टिकल पढ़ लो, और वहाँ से हेल्पफुल रहता है। तो मुझे कभी नहीं लगा कि न्यूज़पेपर मतलब एक ऐसा स्किप कर सकते हैं, तो वो एक सबसे अच्छा सोर्स होता है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें। ओके, तो न्यूज़पेपर जब आप रीड करते हो, पढ़ते पढ़ते यू मे कम अक्रॉस सम आर्टिकल जो आपको रेलिवेंट लगता होगा टू वट एवर यू हैव स्टडीड। जैसे डिपेंडेंसी थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हो, हाँ। बीच में डोनाल्ड ट्रम्प का एक टैरिफ आ गया चाइना के ऊपर, तो लगता है कोर और पेरिफेरी हाँ। का एक टेंशन है, या सेमी पेरिफेरी का। तो आप किस हद तक न्यूज़पेपर से यूज करने का सोचते हो सोशियोलॉजी में? क्योंकि हर रोज न्यूज़पेपर आएगा, कहीं रुकना पड़ेगा। वो स्टॉप कैसे डिसाइड होता है कि बस अब जो मैंने पढ़ा था उसका मैं मुद्दा लिख दूंगी, अब मेरे को रोज रोज अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर सोशियोलॉजी, ऐसे में पढ़ूंगी? ऐसा मुझे लगता है कि मैं जैसे आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ कुछ तो रिकमेंडेशन खुद से भी आ जाती थी कि ये वुमेन पे है, या ये इको फ्रेंडली चीज़ों पे ऐसे है। पॉवर्टी से रिलेटेड बेटर इंडिया के काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आ रहे होते थे कि कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, कैसे हमने किया।
तो ये सेकंड पेपर के लिए स्पेशली बहुत रेलेवेंट होता है। तो मैं कुछ लिख लेती थी जो जीएस में भी काम आता है हमको और सोशो में भी काम आता है। तो वो बस उतना ही लिखना है, ये नहीं कि पूरा बैठ के पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं। सिर्फ एक केस स्टडी कहीं पे मिल गई, वो लिख लिया, वो अपने नोट्स में ऐड कर लिया। तो वो जो छोटे A4 शीट्स के पेजेस मैंने बनाए थे, उसमें सिर्फ यही होता था कि जो भी वैल्यू एडिशन पॉइंट है या इसको कहीं किसी पॉइंट में यूज कर सकते हैं या केस स्टडी बना करके बता सकते हैं, बस उतना ही। या फिर अंडरस्टैंडिंग अगर रेलेवेंस चाहिए भी, तो जैसे क्रिस्टोफर जेफरेट के कुछ आर्टिकल्स हैं या अशोक गुलाटी सर के कुछ हैं, तो वहां से कुछ अगर रेलेवेंट पॉइंट मिल रहा है तो वो बस उतना ही यूज करना। पूरा डेड टाइम लगाना नहीं है उसको कि एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्किम थ्रू। स्किम करना है आपको। हाँ, एक एक वर्ड आप पिक नहीं कर सकते हो आर्टिकल से, और ज्यादा एग्जॉस्टिव रिसोर्स नहीं रेफर करना। मैनी पीपल आर रेफरिंग ईपीडब्ल्यू आल्सो। ओके, एक मैगजीन आती है, मैंने तो मतलब कभी मतलब पढ़ा नहीं उसका, एक तो एक्सेस भी नहीं होती है उसकी एक्सेस भी नहीं फ्रीली। होती है हाँ, कॉमन उसकी। तो यस, आपको बस लिमिटेड रखना है। और जिस दिन आपने एग्जाम दिया था, उस दिन आपको क्या लगता है, हाउ मच ऑफ करंट अफेयर्स डिड यू रियली राइट इन योर आंसर? मुझे तो याद नहीं है मतलब एग्जैक्टली कि मैंने लिखा ही क्या है, मुझे वो भी नहीं याद है। बट वही थोड़ा ही यूज किया होगा, एग्जाम्पल में कहीं पे यूज किया होगा या कोई केस बताना होगा, बस वही उतना ही यूज किया होगा, ज्यादा नहीं। मेनली तो वो कंटेंट ही यूज हो रहा होता है। मेनली वो कंटेंट यूज हो रहा है। हाँ, तो अगर मैं बोलूं 0 to 100 के स्केल में कितना परसेंट स्टैटिक था और कितना करंट, तो आप क्या बोलोगे ऑन दैट डे जब आपने आंसर लिखा उस दिन? और आई थिंक 30%, 30%, 25 to 30%। 25 to 30% करंट हाँ, फॉर मी। फॉर यू, हाँ, एंड रेस्ट वाज स्टैटिक स्टैटिक, पूरा। पूरा ओके, तो स्टैटिक। दैट मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली 75% के आसपास आपका स्टैटिक रहा, हाँ, 25% आपका करंट रहा। वो भी क्वेश्चन शायद आपने ऐसे चुने हो जहाँ पे 25% करंट रखना पड़ा हाँ, आपको। हो सकता ओके, है। फाइन। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन गाइस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वी कैन स्टार्ट। मतलब अलग से आपको मुझे नहीं लगता कि अलग से कोई स्पेसिफिक सोर्स चाहिए। जो रेगुलर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मैगज़ीन आप पढ़ते होंगे या कोई आप एक डेडिकेटेड कुछ तो फ़ॉलो किया होगा, तो उसमें जो रेगुलर जीएस का कंटेंट वहाँ से हो रहा होता है। आपके सारे सोशो के पॉइंट्स वहाँ पे कवर हो रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ रेलेवेंट अगर आर्टिकल आ रहा है, वो आप एनीवेज़ आप जीएस के लिए करोगे। तो जो आप जीएस के लिए कर रहे हो, उतना ही चाहिए, कुछ अलग से नहीं चाहिए। मेबी कोई वर्ड आ जाए, जैसे एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई आया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बायो समथिंग कोई क्वेश्चन भी था, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। उस सोशो में? मतलब पेपर में नहीं था, मॉक में कभी था। अच्छा, मॉक। हाँ, तो ऐसे कोई वर्ड आ जा रहे हैं तो बी क्यूरियस टू नो कि इसका मतलब क्या है। मेबी उस पे क्वेश्चन आ जाए और आपको एक्सप्लेन करना पड़े, वो डिफाइन करना पड़े, बस इतना। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता स्पेसिफिक कुछ ज़रूरत है, जो जीएस के लिए हम कर रहे हैं वो इनफ होता है। आपका कोई क्वेश्चन? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन आपका? आई गेस क्योंकि हमने ना ये सारे क्वेश्चन जो है ना, काफी पहले भी हमने बच्चों से पूछे जो टॉपर्स आए। तो आई गेस बच्चों को एक चीज तो कम से कम फॉर्मली इस्टेब्लिश हो गई होगी कि ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है चीज़ों का, चाहे वो थिंकर हो, चाहे स्टेटमेंट्स हो या लॉन्ग कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स हो। अच्छा, सो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देन वील कंक्लूड द सेशन। आपका जो सोर्स था फॉर रेफरिंग योर आंसर टू समवन अदर देन मी, इज देयर एनीवन जो आपको लगता है कि आपने इनको भी आंसर दिखाया अपना, या फिर कोई फ्रेंड आपका? नो सर। तो आपने सोर्स अपना जो था इवैल्यूएशन के लिए एक ही रखा? हाँ, मैं खुद से करती थी, खुद से देख रही होती थी, जो बेस्ट कॉपीज़ हैं उनके साथ में कंपैरिज़न खुद से ही वो चल रहा होता था। उसके अलावा सिर्फ़ आपका फीडबैक, ओके, बस। ठीक है। So, okay, guys, we'll conclude the session, and we wish Disha all the very best for her future endeavor. And I completely hope कि जहाँ पे भी जाए फोड़े, ठीक है? Because I know जो क्लैरिटी इनकी है, जो इनके राइटिंग में आती है, कम से कम आई एम श्योर वो इनके दिमाग में भी है, और वो चीज़ उधर भी रिफ्लेक्ट होगी एडमिनिस्ट्रेशन में भी। So with this, we wish Disha all the best, and thank you, Disha, for taking time out. थैंक यू Thank you, सो thank मच। you so much.